दोस्तों नमस्कार। आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड लेक्चर है ना। पहला लेक्चर हम डाल चुके हैं जो कि मैक्सिमम 2 घंटे का है ना। तो आपने शायद देख लिया होगा। उसी के आगे आज हम 30 के सेक्शन 30 के आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि यदि आपको रैपिड रिवीजन कंटिन्यू चाहिए है, माइनर एक्ट जो छत्तीसगढ़ में पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग बता देना कि माइनर का कौन से सब्जेक्ट का मैं रैपिड रिवीजन लेके आऊँ। वैसे तो मैंने जनरल क्लास डाल चुका हूँ, है ना। आप लोग थोड़ा उसको देखिएगा, उसमें भी थोड़ा बहुत सुधार करिएगा और उसको अलग तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। जैसे कि मैंने ग्रुप पे डाल दिए थे कि किस तरीके से आपको इंडेक्स आपकी तैयार करनी है। हर इंडेक्स का आपका एक फॉर्मेट रखिए, उसके चार्ट, उसका जो सेक्शन है, उसके जो चैप्टर हैं, हर चीज़ बारीक से बारीक चीज़ों पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ आपको मौका देता नहीं है ना। और छत्तीसगढ़ का इस बार का शायद कट ऑफ हो सकता है, ज़्यादा भी जा सकता है, और पैटर्न का जो आपका पेपर का पैटर्न है हो सकता है वो चेंज भी हो जाए, है ना। चलिए आज हम तैयार करते हैं, हमारा 30 से लेके 75 तक की हम कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आज हमें पढ़ना है चैप्टर 3, और चैप्टर 3 बात करता है समाश्रित संविदाओं के बारे में, मतलब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या करता है, वो बात करता है, ठीक है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपका जो चैप्टर 3 है, जो चैप्टर 3 है वो किसकी बात कर रहा है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भैया, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा है तो ये कितना होता है, ये होते हैं, आपको पढ़ना है 31 से लेके 36 तक। कितने तक पढ़ना है, 31 से लेके 36 तक पढ़ना है। 35, 34, 33 और आपका 32। देखिए समझिए क्या होता है ये कहानी को। देखो अब 31 क्या बात करता है, 31 आपका बात करता है कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किसके बारे में बात करता है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्या करता है, बात करता है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड होता है। कैसा कि मतलब अगर किसी भी घटना के घटित होने या किसी घटना के घटित ना होने, इन दोनों इंसिडेंट पे क्या होगा, ये घटित होगा। यदि वह घटना, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं देखूं कि ए ने बी से बोला, ए ने बी से क्या बोला कि अगर एक ये वाला जो जहाज जा रहा है, अगर ये लौट कर नहीं आता है तो मैं आपको पैसे दूंगा, और अगर वो लौट कर आ जाता है ना, तो ये क्या हो गया, फिर तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्सेबल नहीं हो सकता ना, आप उसको पैसे नहीं दे सकते। तो ये वाली बात हो गई। मतलब कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब दोनों पे डिपेंड है आपका, एक तो हैपनिंग पे, किसी भी इंसिडेंट की हैपनिंग पे, और आपका एक नॉन हैपनिंग पे, ठीक है। इतना बात क्लियर हुई। चलो आगे बढ़ते हैं आप, ठीक है। अब जो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के बाद जो 32 आपका क्या बात करता है, आपका 32 बात कर रहा है कि टाइम स्पेसिफाइड नहीं है, टाइम डिटरमाइंड नहीं है, टाइम सर्टेन नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर घटना घटित होने पर डिपेंड करेगा वो। अगर जब आपका जो टाइम है वो क्या नहीं है, सर्टेन ही नहीं है, टाइम सर्टेन अगर नहीं है, तो फिर आपका क्या होगा, वो भैया आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो आपका जो एग्रीमेंट है, वो क्या होगा आपका, वो हैपनिंग पे डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा भैया, हैपनिंग पे डिपेंड करेगा। मतलब घटना जब घटित हो जाए तभी आपका क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा कि वैलिड होगा या इनवैलिड होगा, है ना। अब 33 क्या बोल रहा है आपका, ये घटना घटित होने पर, मतलब ये नॉट हैपनिंग पर डिपेंड करता है कि भैया आपकी तो घटना क्या नहीं होगी, घटित नहीं होगी। अभी इनके एग्जांपल देखते हुए चल देंगे, ठीक है। 34 किसके बारे में बात कर रहा है, 34 बात करता है आपके जीवित व्यक्ति के भावी आचरण के बारे में, मतलब फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन के बारे में क्या बात करता है, वो बात करता है फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन के बारे में वो क्या करते हैं भैया, बात करते हैं। अब आपका 35 बहुत सिंपल है, और 35 सीधा सीधा बोल रहा है कि भैया इसमें क्या दिया है, इसमें तो टाइम नहीं था लेकिन इसमें टाइम है। टाइम क्या है, इसमें सर्टेन है। अब जैसे अभी एग्जांपल दूंगा, है ना, और इसमें टाइम सर्टेन है तो क्या डिपेंड करेगा, वो तो या तो हैपनिंग पे डिपेंड करेगा वो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो है, और या तो आपका इंसिडेंट जो है, और जो आपका नॉट हैपनिंग पे डिपेंड करेगा, या तो वो काम होगा या तो नहीं होगा। और अगर नॉट हैपनिंग हो गया तो सीधी सीधी बात आपको याद रखना है कि जो आपका एग्रीमेंट जो बनेगा वो कैसा होगा, सीधा सीधा वॉइड होगा। क्या होगा, वो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो गया। अब समझो बात को, कहानी को कैसे बात करते हैं। अगर मैं बोलूँ 31 से क्या देखना है, तो 31 का अगर मैं बोलूँ कि कोई भी व्यक्ति से ए क्या करता है, एक कॉन्ट्रैक्ट करता है। यदि ए को घर जलाने का वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, यदि वह घर जला देगा तो 10,000 रुपये देना पड़ेंगे बी को, ठीक है। तो बी को 10,000 रुपये देना पड़ेगा। अब ये अगर वह घर जलाएगा तब देना पड़ेगा ना, घर नहीं जलाता तो नहीं देना पड़ेगा। मतलब हैपनिंग नॉट हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है ना 31 पे। अब ये 32 पे देखो, 32 में
अगर मैंने बोला था कि भैया समय स्पेसिफाइड नहीं है, ए संविदा करता है कि वो सी से बी क्या कर ले, विवाह कर ले। संविदा करी किसने, ए, मान के चलो ए क्या है, ये फादर हैं और सी इनकी लड़की है। बी से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो भैया तुम्हें क्या करना है, भैया इससे क्या करनी है, शादी करनी है। अगर तुम शादी करोगे तो मैं तुम्हें कितने रुपए दूंगा, 1000 रुपये दूंगा, ठीक है, 1000 रुपये का करूंगा, दूंगा। लेकिन जिस 1000 रुपये दूंगा, लेकिन शादी नहीं होती क्योंकि सी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। क्या हो जाती है, सी की डेथ हो जाती है। तो ये क्या हो गया, आपका एक घटना थी जिसका टाइम पता नहीं था, टाइम स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन वो घटना क्या हो गई, हो गई। तो ये क्या है आपका, सीधा सीधा कि भैया ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, है ना। इसी के बारे में देखो, इसमें जो इलस्ट्रेशन लिखा है, तो ये कैसे, ऐसी संविधाएं जो इसमें वह घटना यदि असंभव हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और यदि वह घटना हो जाए तो वह क्या हो जाएगी, आपका विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो जाएगी। मतलब घटना ना घटित होने पे बात करेगा ये वाली, ठीक है। समझ में आ रही बात को, है ना। चलिए, मतलब इसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 33 क्या बोल रहा है, 33 तो आपका सीधा सीधा नॉट हैपनिंग के बारे में बात कर रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिए, उसमें सीधा सीधा यही बोल रहा है कि भैया एक जहाज को ये शर्त लगाता है कि एक जहाज है जो जा रहा है, अगर ये वापस नहीं आएगा तो मैं पैसे दूंगा। वो वास्तव में क्या नहीं आता, वापस नहीं आता है, तो वो पैसे देना पड़ेंगे। मतलब सीधी सीधी बात, नॉट हैपनिंग पे डिपेंड करता है ये वाली चीज़ कि भैया वो घटना तो हो ही नहीं रही है ना। वो घटना तो हो ही नहीं रही है कि अगर ये घटना ये बोला कि भैया वो वापस आएगा तो धनराशि देगा, लेकिन वह डूब जाता है तो ये क्या होगा, आपका प्रवर्त कराया जा सकता है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। 33 देखिए, 33 बोल रहा है कि भावी घटना के घटित ना होने पर, किसी बात को करने या न करने पर, या किसी घटना के घटित होने पर असंभव हो जाए उससे पूर्व नहीं, पोत वापस ना आए तो वह धनराशि देगा। पोत डूब जाता है तो यह संविदा डूब जाने के कारण क्या करा सकती है, प्रवर्त करा सकती है। ये वाली चीज़ इसमें लिखी है आपके रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। फ्यूचर कंडक्ट, फ्यूचर कंडक्ट तो आपको समझ में आ रहा होगा। फ्यूचर कंडक्ट मतलब क्या होता है, जैसे कि ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है और एक सी व्यक्ति है। ए बी से वादा करता है, क्या बोलता है कि आप मेरी लड़की से क्या कर लीजिए, शादी कर लीजिए। लड़की का रहता है एक बॉयफ्रेंड, कौन रहता है, डी रहता है, वह उससे क्या कर लेती है, शादी कर लेती है। अब बताइए कि क्या बी जो व्यक्ति है वो ए को बाउंड कर सकता है या सी को बाउंड कर सकता है, ए जो व्यक्ति है वो सी को बाउंड कर सकता है कि नहीं, वो रिश्ता तोड़ो। नहीं भैया, आपका हिंदू मैरिज एक्ट इसकी परमिशन नहीं देगा। आप बी से तभी शादी कर पाएगी सी, जब या तो डी की डेथ हो जाए। तो ये फ्यूचर कंडक्ट लेवल पर्सन है। उसके बारे में जो आपका टाइम सर्टेन है, ठीक है। अगर टाइम सर्टेन मतलब, अब ये भी वाला पोत वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जहाज वाला। कैसा कि अगर जहाज का बोला गया और बोला कि भैया अगर 1 साल में अगर ये वापस आ जाता है तो मैं पैसे दूंगा, वो 1 साल में क्या आ जाता है भैया, वापस आ जाता है, तो ये हैपनिंग नॉट हैपनिंग पे डिपेंड होता है। अब ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल मतलब ये बोला कि भैया 2 रेखाएं हैं, इनको मिला दो, तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है। तो ये क्या है, आपका एग्रीमेंट पूरा वाइड चला जाएगा। समझ में आ रही बात को, समझ आई। चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये वाली चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। एक मतलब 2 रेखाओं को मिलाओगे तो 1000 रुपये मिलेंगे, वो मिलेंगे नहीं तो भैया ये इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट है आपका, इम्पॉसिबल एग्रीमेंट है आपका, वॉइड हो जाएगा एग्रीमेंट, ठीक है। समझ में आ गई। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब 36, मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी घटना पे घटित होगा, ठीक है। ये वाली चीज़ है, तभी वो कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अब जैसे कि मैंने बोला कि जो 36 है आपका, तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको, पिछली क्लास में, कि जो 36 जो है और जो 56 है, ये दोनों क्या होते हैं, एक ही चीज़ बात करते हैं। कैसी बात करते हैं, ये दोनों क्या बात कर रहे हैं, इम्पॉसिबल के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, इम्पॉसिबल के बारे में बात करते हैं। अब देखो क्या इम्पॉसिबल के बारे में क्या बात होती है, ये वाली समझने की बात है, ठीक है। ये जो इम्पॉसिबल होती है, ये एक तो होती है आपके घटना पे, इंसिडेंट पे, और ये तो आपके होता है एक्ट पे, ठीक है। अब इम्पॉसिबल एक्ट पे या घटना पे होगा, तो जो घटना पे होता है वो कहाँ जाएगा, आपका सेक्शन 36 में। और जो आपका किस पे होगा, जो आपका एक्ट पे होगा, वो कहाँ जाएगा, आपका सेक्शन 56 पे जाएगा, सेक्शन 56 पे जाएगा। क्लियर हुआ। मतलब अगर ये मानूं कि जो एक्ट ये हो, ये आपका क्या है, घटना पे भी असंभव है और आपके एक्ट पे भी असंभव है, तो ये जो एग्रीमेंट बनेगा ये कैसा होगा, आपका सीधा सीधा वॉइड होगा। कैसा कैसा होगा, आपका सीधा वॉइड होगा। तो ये वाली चीज़ आपको समझने लायक है। मतलब अगर मैं बोलूं कि असंभव कार्य अगर इसमें बोला, किसमें, 56 में,
तो इसमें जो एक तो होता है करार, जो कि पहले वाले क्लॉज में बोला है, और दूसरे वाले में बोला गया है आपका किसके बारे में, संविदा के बारे में, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बोला, और इसमें बोला भैया आपके एग्रीमेंट के बारे में बोला। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अगर बोला गया है तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये बोला है कि इसमें क्या होगा, आपका बाद में जाकर कोई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है ना। तो इसके बाद में जाकर कोई एग्रीमेंट क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। ये सब्सिक्वेंट के बारे में बात करता है, इसी को बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। और इसमें ये बोला गया है 56 के 1 में कि जो एग्रीमेंट पहले से ही क्या होता है, प्रेसिडेंट कंडीशन से ही क्या होता है, आपका एग्रीमेंट वॉइड ही रहता है। तो ये वाली चीज़ आपको समझने लायक। चलिए अब हमारा अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 34, मतलब 37 से जो आपका चलेगा पूरा, है ना। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या बात कर रहा है, ये बोलता है संविधाओं के पालन के विषय में, और संविधाओं के पालन के विषय में बात करता है, जिसमें से ABCD इसके जो पार्ट बने हैं आपको ध्यान देना है। अभी हमें 37 से लेकर 39 तक पूरा कवर करना है, जिसमें बोला गया है कि संविधाएं जिनका पालन करना होगा मस्ट बी परफॉर्म। ऐसी संविधाएं जिनका तो आपको क्या करना पड़ेगा, पालन करना ही पड़ेगा। वो कहाँ से कहाँ तक दी गई हैं, आपकी 37 से 39 तक दी हैं। देखिए समझिए, मस्ट बी परफॉर्म, मस्ट बी परफॉर्म, और ये आपका चैप्टर है 4, है ना। ये वाली चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। 37 क्या बोलता है आपका, 38 क्या बोलता है आपका, और आपका लास्ट जो एंटीसिपेटरी बीच बनता है वो है आपका 39। देखो 37 ये बोलता है, ऑब्लिगेशन बताता है, किसका ऑब्लिगेशन बताता है, पार्टीज का ऑब्लिगेशन बताता है कि भैया दोनों जो प्रोमिसर और प्रोमिसी हैं, दोनों अपने प्रोमिस का पालन करने के लिए क्या है, बाउंड है। क्या है ये, लाइबिलिटी है कि दोनों को अपना पालन करना पड़ेगा। मतलब ए ने बी से बोला कि भैया आप मुझे 100 बैग बना के दो, तो बी को 100 बैग बनाने पड़ेंगे, है ना। मतलब इसने प्रॉमिस दिया मैं आपको 500 रुपये तभी दूंगा जब आप मुझे 100 बैग बना के दे दोगे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अब इसमें इसको 500 तभी मिलेंगे जब ये अपने वचन का पालन करेगा, और ये वचन पालन करेगा जब इसको बैग मिलेंगे, है ना। दोनों की बात है। लेकिन अब कंडीशन ये बताइए इसकी प्रोवाइजो में कि अगर एक ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, एक ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और ये बैग बना के दे देगा, तो इसके कौन आएंगे, LR आएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। और मान के चलो अगर बी की डेथ हो जाती है तो इसके भी कौन आएंगे भैया, LR आएंगे। फॉर एग्जाम्पल बोला जाता है कि भैया अगर किसी पेंटिंग को बनाने के लिए किसी को बोला और उसने पेंटिंग बनाने का क्या दे दिया, प्रॉमिस दे दिया, और पेंटिंग वाला क्या हो गया, मर गया, लेकिन उसके घर में एक ही पेंटर था जो कि वो खुद था, उसका LR ये सब चीज़ें नहीं कर पाएगा, तो इसको मना किया गया है। मतलब इसका एक्सेप्शन क्या है आपका, पर्सनल क्वालिफिकेशन, पर्सनल क्वालिफिकेशन वाला आपका क्या है ये भैया मैटर बनता है, पर्सनल क्वालिफिकेशन वाला, है ना। क्लियर है। ये आपको पढ़ने मिलती है आपके सेक्शन 14 में, जब आपको पूर्णता पालन करने के बारे में बात करते हैं, कौन सी सुविधाओं का पालन किया जाना चाहिए, है ना। तो उसमें भी आपको सेक्शन 14 SRA में आपको देखने मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। 38 क्या बोल रहा है, 38 सीधा सीधा बोल रहा है, मतलब इसमें जो अगर मैं पूछूं पार्टी कौन सी आए, तो आपको पार्टी पक्षकार के बारे में, और दूसरा आपका LR के बारे में क्या करता है, आपका 37 बात करता है, ठीक है। वही पक्षकार की मृत्यु के बाद, ठीक है। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब 38 क्या बोल रहा है, सबसे पहले रुको, 38 नहीं पढ़ते हैं, अब इसके साथ जो ऑब्लिगेशन वाले ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब जो आपका 40 है, देखो उसमें लिखा है कि जो आपका 40 बनेगा उसके साथ ही पढ़ेंगे, 40, 41, है ना। तो आइए उसको देख लेते हैं कि भैया कौन कौन से का पालन करना पड़ेगा, मतलब आपको देखना है ये वाली चीज़ें। चलो इसको देखते हैं ज़रा। अभी 39 तक नहीं पढ़ते हैं, अभी हम कहाँ तक पढ़ेंगे इसको, 44 तक हम कवर करेंगे, 45 तक, कहाँ तक कवर करेंगे, 45 तक इसको कवर करना है। मतलब आपको 37 से 45 तक दिया गया है कि भैया हमें पालन करना है, ठीक है। अभी 39 तक देख रहे थे। देखिए आप 37 से 45 के बीच में आपका ऑब्लिगेशन एक तो यहाँ बनेगा, एक तो आपका 40 में देखिए ज़रा, 40 क्या बोल रहा है आपका, 40 बोल रहा है कि जिस व्यक्ति से वचन का पालन करना है वह स्वयं पालन करेगा। मतलब जिस व्यक्ति को पालन करने का बोला गया है वह या तो क्या करेगा, स्वयं पालन करेगा, इन्फोर्स करेगा उसके प्रॉमिस का, ठीक है, एग्जीक्यूशन करेगा। उसके बाद आपका शायद में भी 41 भी इसी के साथ पढ़ना है कि तीसरे व्यक्ति द्वारा अगर एक्सेप्ट कर लिया है तो उसका संविदा का प्रवर्तनीय नहीं कराई जाएगी, ये वाला आपको पढ़ना है। मतलब वचनदाता के विरुद्ध वो प्रवर्तन नहीं करेगा। अब देखो फॉर एग्जांपल इसके बारे में अपन देखते हैं क्या लिखा है आपका 40 ये बोल रहा है कि
वह व्यक्ति जिसे वचन का पालन करना होता है। यदि प्रकृति ऐसी है कि किसी भी पक्षकार का आशय था कि उसमें अंतर्निहित वचन का पालन स्वयं वचनदाता द्वारा किया जाना चाहिए और वचनदाता को ही करना होगा, तो अन्य दिशाओं में वचनदाता या प्रतिनिधि उसे पालन करने के लिए सक्षम व्यक्ति को नियोजित कर सकेंगे। जैसे कि अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं कि भैया आपको क्या पालन करना है कि एक धनराशि देने का वचन का देता है और वचन का पालन खा स्वयं धनराशि देकर और उसे किसी और के द्वारा दिलवा कर सकेगा, और यदि संदाय के लिए नियत समय से पूर्व वह मर जाए तो प्रतिनिधियों को वचन का पालन करना होगा और पालन कराने के लिए उचित व्यक्ति को नियोजित करना होगा, है ना। क्लियर बात आपका 40 ये बोल रहा है कि किसी भी कंडीशन में या तो आप क्या कर सकते हो, प्रॉमिस का एग्जीक्यूशन आप खुद ही कर लो, है ना। वचनदाता करेगा, पहली चीज आपका कौन करेगा, वचनदाता करेगा। अगर वचनदाता नहीं कर पा रहा है तो उसके एलआर करेंगे, और एलआर अगर किसी को अपॉइंट कर दें, ठीक है, या वचनदाता किसी को अपॉइंट कर दे, एलआर नहीं है, तो वो भी क्या करेगा, इसका प्रॉमिस का एग्जीक्यूशन कराएगा। ये वाली चीज़ समझ में आ रही है। मतलब कोई भी थर्ड पर्सन द्वारा आपका क्या नहीं होगा, इसमें पालन नहीं होगा। मतलब आपको क्या करेगा, रंग चित्र बनाने का वचन दिया तो ये स्वयं क्या करेगा, उस चीज़ का क्या करेगा, पालन करेगा। आगे बढ़ जाते हैं 41 क्या बोल रहा है आपका 41, अन्य व्यक्ति द्वारा पालन प्रतिगृहित करने का क्या प्रभाव होगा। अन्य व्यक्ति द्वारा अगर किसी ने क्या किया, वचन का एक्सेप्टेबल कर लिया, तो भैया वो फिर वचनदाता के विरुद्ध आप क्या नहीं कर पाओगे, उसका प्रभाव नहीं कर पाओगे, मतलब वचनदाता के खिलाफ सूट नहीं लगा पाओगे। इसके बारे में बात करता है। यदि वचनदाता का पालन किसी अन्य व्यक्ति द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है, वचनदाता वचन का पालन किसी अन्य अधिक, मतलब एक से याद रखना 4 और 3 के बीच में क्या होता है, थर्ड पार्टी होती है। मतलब आपका ये थर्ड पार्टी के बारे में बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि थर्ड पार्टी क्या कर लेती है, आपका प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेती है, आपके प्रॉमिस को क्या कर लेती है भैया, वो एक्सेप्ट कर लेती है। और एक्सेप्ट करने के बाद इस पे प्रॉमिसर से वो क्या नहीं कर सकती है, दावा नहीं कर सकती। मतलब आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रवर्तित नहीं कराया जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको, जैसे कि एक ए व्यक्ति है, उसको माता की मूर्ति बनाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, अब मूर्ति बनाने के लिए किसको बोला, बी को बोला। बी क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति सी से बोल देता है कि भैया तू क्या कर दे, माता की मूर्ति बना दे। अब ए बी को कहता है कि मूर्ति बनाने के लिए मैंने तो क्या किया था, ए बी से बोल रहा है कि मूर्ति बनवाने के लिए तो मैंने तुमसे बोला था, लेकिन अन्य व्यक्ति को नहीं। तत्पश्चात ए जो वचन का प्रवर्त है उसको करा सकता है कि नहीं करा सकता है ना। अन्य व्यक्ति को वो तत्पश्चात ए वचन को प्रवर्तित करा सकता है। तुमने कहा कि किसी अन्य व्यक्ति को नहीं, है ना, तो तत्पश्चात ए वचन का क्या करा सकता है, प्रवर्तन करा सकता है। मतलब बी को क्या बोलता है, तुम करो। जैसे ए व्यक्ति है, बी से बोला कि मूर्ति बना के दो, बी ने किससे बोल दिया, सी से बोल दिया कि भैया हम मूर्ति, मतलब ये मूर्ति बना के दे देगा। अब ए को इस बात का नॉलेज हो जाता है तो ए पूछता है बी से, भैया हमने तो तुम्हें बोला था, तुमने क्यों नहीं मूर्ति बनाई, सी क्यों बना रहा, अब तुम ही बना के दो, मुझे तुम ही बना के दो। ठीक है, तो भैया वो वचन का क्या करेगा, प्रवर्तनीय कराएगा। मतलब अब अगर बी क्या नहीं करता, इसको पैसे नहीं देता, किसको, सी को मूर्ति बनाने के, तो ये ए से नहीं मांगने जाएगा पैसे, ये किससे मांगेगा, आपसा बी से मांगेगा। तो मतलब अगर आपने थर्ड पार्टी ने क्या किया, प्रॉमिस को एक्सेप्ट किया है, तो वचनदाता के विरुद्ध क्या नहीं होगी, कोई कार्रवाई प्रवर्तित नहीं की जाएगी। ये वाली चीज़ आपको समझनी है। ठीक है, हॉचेस्टर वर्सेस डीलर केस भी है शायद इसमें, है ना, ध्यान देना। ये तो अभी हो गया था क्या आपका 41, है ना। तो ये क्या था, पूरा ऑब्लिगेशन के बारे में बात करता है आपका, है ना। अब बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 37, 40 और 41 हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब 38 पे आते हैं। 38 क्या बोल रहा है, सेक्शन 38 समझिए। प्रस्तावना की जो पालन की प्रस्तावना प्रतिग्रहित करने से इंकारी का प्रभाव। भैया 38 आपका क्या बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, रिफ्यूज कर रहे हो, रिफ्यूज। ठीक है, क्या करने से, पालन करने से आप क्या करते हो, रिफ्यूज करते हो उस कंडीशन में। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते जाता है। जैसे कि क्या हुआ, ए ने, एक व्यक्ति बी को क्या लगाया, फोन लगाया। क्या लगाया भैया, फोन लगाया, और फोन लगा के ये बोला कि मुझे यार एक गाड़ी बेचनी है, तो बताओ कोई खरीदने के लिए तैयार है क्या। तो बी क्या बोलता है, रुक जाओ जरा मैं बताता हूँ। तो रुक जाओ, फोन काट देता है, बोलता रुक जाओ मैं बताता हूँ, ये के फोन काट देता है। बी ए क्या करता है, फिर 2 घंटे बाद फिर फोन लगाता है, और वो बोलता है, फोन लगाता है, और बी को क्या नहीं लगता है, फिर फोन लगता नहीं है। बी को क्या नहीं लगता, फोन नहीं लगता। अब ए क्या ये बोल सकता है कि मैंने बी से बोला था मेरी गाड़ी बिकवाओ, तो ये क्या
जो आपका वो जो कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या, ये इन्फोर्सिबल के लिए उस पर सूट ला सकता है क्या, नहीं ला सकता। यही आपका क्या बोल रहा है, 38 बोल रहा है। अब 38 पढ़ने में आएगा आपको मजा। कैसा मजा आएगा कि भैया पालन की प्रस्तावना प्रतिगृहित करने से इंकारी का प्रभाव। जब वचनदाता वचन ग्रहीता से निम्नलिखित शर्तें प्रस्थापित की गई हो और प्रस्तावना प्रतिगृहित नहीं की गई हो तो वचनदाता अपालन के लिए उत्तरदायी नहीं है, ना एतद द्वारा संविदा के अधिकारों को वह खो देता है। ठीक है, ये वाली चीज आपको याद रखनी चाहिए। मतलब ऐसी हर प्रस्तावना को निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। वह पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, अशर्त होनी चाहिए। क्या मतलब अगर आपको एक प्रस्तावना करनी है तो वह नॉन कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज उचित समय और उचित स्थान पे की गई हो और युक्त उसको क्या मिला हो, अवसर मिला हो, तब तो वो इन्फोर्सेबल किया जाएगा। मतलब इसकी कंडीशन है भैया, क्या कंडीशन है कि प्रस्तावना तब मानेंगे जब वह कंडीशनल ना हो, उसमें कंडीशन कोई कंडीशन ना हो कि मुझे आज के आज बिकवानी है और वो बेचारा नहीं बिकवा पा रहा है। दूसरी चीज आपको क्या रीजनेबल टाइम होना चाहिए, रीजनेबल सफिशिएंट अवसर दो, रीजनेबल प्लेस बताओ और रीजनेबल उसको समय दो। ठीक है, ये वाली चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका युक्त अवसर मिल जाना चाहिए उसको देखने का, मतलब कि आपकी गाड़ी है कैसी, है ना, तो उसको देखने का भी तो अवसर दो, है ना। तो ये वाली चीज़ आपकी क्या होगी, 38 में आएगी, तब जाके आपका क्या होगा, वो इन्फोर्सिबल हो। अगर इन सब चीज़ों के बाद भी अगर वो नहीं करता है, ठीक है, पालन नहीं करता वचनदाता जो आपका है, जिसने बोला था हाँ मैं गाड़ी बिकवा दूंगा, तो अगर वो पालन नहीं करता है तो फिर आपको जरूर कंपनसेशन मिलेगा, क्योंकि आपका जो लॉस हुआ आपने उसके चक्कर में दूसरे से क्या नहीं करी, बात नहीं करी बेचने की, इस चक्कर में। तो 38 आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए 39 बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बोला जाता है इसको एंटीसिपेटरी ब्रीच। एंटीसिपेटरी ब्रीच के बारे में क्या करा जाता है, आपसे बोला जाता है, इसको बोला जाता है एंटीसिपेटरी ब्रीच। अब इतना तो आपको समझ गया होगा कि एंटीसिपेटरी ब्रीच क्या होती है। तो 39 क्या बोल रहा है, 39 बोल रहा है वचन का पालन पूर्णतः पालन करने से इंकारी का भैया प्रभाव क्या है, और हिंदी में इसको बोला जाता है प्रत्याशित भंग का सिद्धांत। प्रत्याशित भंग का सिद्धांत, प्रत्याशित भंग का क्या बोला जाता है इसको भैया, सिद्धांत बोला जाता है। 39 क्या बोल रहा है, 39 बोल रहा है वचन का पूर्णतः पालन करने से इंकार का प्रभाव क्या होगा कि यदि किसी संविदा में एक वचन ने अपने वचन को पूर्णतः पालन कर एक पक्षकार ने अपने वचन को पूर्णतः पालन करने से इंकार कर दिया है और उसने अपने वचन के पालन को अपने आप को क्या बना दिया है, निर्योग्य बना दिया है, जिससे वचन ग्रहीता की संविदा का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, और उसको चालू रखने के शब्दों द्वारा या आचरण द्वारा उपमति नहीं मिल पाई, संज्ञापित नहीं मिल पाई है, तब क्या होगा भैया, यही वाली बात आपका बोल रहा है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल बनता है वो बनता है आपका वो नाट्य वगैरह वाला। गायिका, एक गायिका क्या करती है, नाट्यगृह के प्रबंधक में खा के अगले 2 माह के दौरान प्रति सप्ताह, अगले 2 महीने के दौरान प्रति सप्ताह 2 रातों पर उसको नाट्यगृह में गाना गाने की क्या करती है, संविदा करती है। प्रति सप्ताह 2 रात को उसको क्या करना है, गाना गाना है। ठीक है, अब उसे हर रात के गाने के कितने मिलेंगे भैया, 100 रुपये देने का क्या करते हैं भैया, अपन क्या करते हैं, वचन दे देते हैं कि भैया हम आपको क्या करेंगे, 100 रुपये देंगे। अब छठी रात को वो जानबूझकर अनुपस्थित रहती है, आप जानबूझ के तो आती नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर खास संविदा का अंत करने के लिए क्या है, स्वतंत्र है। लेकिन इसके अगले एग्जाम्पल में बोलता है भैया संविदा करने के लिए तो आप स्वतंत्र हो, लेकिन अगले एग्जाम्पल में छठी रात के बाद अगर वो नहीं आती है और आपको अगले दिन आके फिर वो क्या करती है, गाना गाती है और आपको कोई दिक्कत नहीं होती, तो फिर आप छठी रात का उससे क्या लोगे भैया, पैसा लोगे। मतलब जितने दिन वो नहीं आएगी उतने दिन के आपको क्या मिलेंगे फिर भैया, पैसा मिलेंगे। मतलब आपका जो ब्रीच नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, है ना, तो आप संविदा स्वतंत्र खत्म करने के लिए तो स्वतंत्र हो। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हो सकता है पूछा भी जा सकता है, इसी और तरीके से भी ये क्या हो सकता है, पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 39 हो गया है, 39 के पहले आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बोला जाता है कि 2 तरीके के संविदा भंग होते हैं। एक तो ये आपको संविदा भंग देखने मिल रहा है कि नहीं देखने मिल रहा, ठीक है, संविदा भंग देखना है। एक होता है समय के पहले, एक क्या होता है भैया आपका समय के पहले, जो कि आपका एग्जाम्पल आपने अभी देखा, समय के पहले 2 महीने तक का था उसके पास। ठीक है, और एक होता है भैया समय पर, जो कि आपको कहाँ देखने मिलेगा, 73 में देखने मिलेगा, और आपको यहाँ कहाँ मिलेगा, आपको देखने मिलेगा 39 में देखने मिलेगा। तो समय के पहले और समय के पर, है ना, तो दोनों में क्या होता है, दोनों में कंपनसेशन तो मिल ही जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा भैया, कंपनसेशन। लेकिन इसमें जब स्वतंत्रता आपने क्या करी है, आपने
भंग कर दिया है कॉन्ट्रैक्ट और वो क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट खाली कर सकता है, दोनों में अपन को कंपनसेशन मिल सकता है। अब कंपनसेशन की अगर मैं बात बोलूँ, सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ कि भैया जो आपका विखंडित संविदा है, विखंडित संविदा आपको मतलब एंटीसिपेटरी वीची विखंडित संविदा है तो आपको 29 में मिलेगा, 65 में मिलेगा और 75 में कंपनसेशन मिल जाएगा। मतलब तीनों में क्या है, आपका कंपनसेशन वाली बात आपकी बोली गई है। मतलब और तीनों में एक ही चीज है, मतलब इन दोनों का कंपनसेशन कहाँ मिल रहा है, आपका 75 में मिल रहा, और इसमें तीनों में एक इलस्ट्रेशन है, और वो इलस्ट्रेशन कैसा है भैया, हमें तो गाना गाना है ना, दोनों का गाना गाने वाला तीनों में क्या है, आपका इलस्ट्रेशन है। तीनों को आप जस्टिफाई कर लेना, आपका काम अच्छे आराम से बन जाएगा। 39, 65 और 75 तीनों में आपका ये इलस्ट्रेशन आपको मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, 39 हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब 40 भी हो गया, 41, अब 42। ठीक है, 42 क्या बोल रहा है, 42 बोल रहा है संयुक्त दायित्वों का न्याय गमन। डिवोल्यूशन के बारे में दो सेक्शन बात करते हैं। किसके बारे में भैया, डिवोल्यूशन के बारे में आपके दो सेक्शन बात करते हैं, न्याय गमन के बारे में आपके दो सेक्शन बात करते हैं। पहला सेक्शन आपका 42 बात कर रहा है और दूसरा जो सेक्शन आपका 45 बात कर रहा है ना। 42 और आपका 45। 42 संयुक्त दायित्व के सिद्धांत के बारे में बात करता है कि संयुक्त दायित्व होना चाहिए, और आपका जो 45 है वो 45 बोल रहा है आपका कि संयुक्त अधिकार के बारे में बात करता है। इस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, इसको सीधा एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम क्या कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है कि एबीसी ने डी से पैसे उधार लिए। जी आपका जो ए है, बी है और सी है, इनने किससे पैसे उधार लिए भैया, डी से उधार लिए। और उधारी कितनी की करी भैया इनने, उधारी आप कितने ले सकते हो, आप 5,000 रुपये ले लो कि 50,000 रुपये ले लो, 50,000 रुपये ले लो। कितने ले लो भैया, 50,000 रुपये ले लिए। ठीक है, अब उसमें क्या हो जाता है, एक ही क्या हो जाती है भैया, डेथ हो जाती है। एक ही क्या हो गई, डेथ हो गई। तो वह भैया क्या करेगा, अब एक ही डेथ हो गई, क्या दोनों चुकाएंगे, नहीं चुकाएंगे। इसका कौन होगा भैया, इसका कोई ना कोई एलआर आएगा और वो पैसे चुकाने के लिए क्या होगा, बाउंड होगा। इसी के बारे में वो क्या करता है, बात करता है कि आपका जो दायित्व होगा वो संयुक्त होगा, भले आपके मरने के बाद भी आपका दायित्व क्या नहीं होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आपके उत्तरजीवी से हम क्या लेंगे, आपके संयुक्त दायित्व पूरा करवाएंगे। ये आपका 42 है। 44, 44, 45 जो है आपका राइट के बारे में बात करता है। ये तो आपके ऑब्लिगेशन के बारे में बात कर रहा था कि भैया आपका दायित्व बनेगा। 45 जो आपका क्या बात करता है, ये राइट के बारे में, डिवोल्यूशन ऑफ राइट के बारे में। इसका सेम अपोजिट कर दो, ए है, बी है और सी है। ठीक है, और इनने जेड से क्या लिए थे, पैसे लिए थे। अब ए क्या करता है, मर जाता है। ठीक है, एक क्या करता, नहीं, इनने जेड को क्या दिए थे, पैसे दिए थे, अब लिए नहीं थे, ये दिए थे। ठीक है, अब ये क्या करता है, ए क्या हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है। तो भैया इसके जो एलआर आएंगे उसको पैसे किससे मिलेंगे, जेड से मिलेंगे। ये वाली चीज़ आपको क्या करनी है, यहाँ पे याद करनी। मतलब यहाँ पे 42 में अगर आप देखो तो इसमें देने का अधिकार है और इसमें लेने का, इसमें देने की दायित्व है आपको और लेने का इसमें अधिकार बताया गया है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम। 45 हो गया आपका। अब आपका 45, 43 पे बात कर लेते हैं। 43 अटपटी कहानी है थोड़ी सी, तो 43 को तो अपन डायरेक्ट एक सेक्शन की हेडिंग और उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। क्या है आपका 43, संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए विवश किया जा सकेगा। मतलब संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी पालन के लिए क्या किया जाएगा भैया, विवश किया जाएगा। इसमें बोला है एनी वन ज्वाइंट प्रोमिसर में भी कंपेल टू परफॉर्म के बारे में। भैया आपको क्या किया जाएगा, वचन संयुक्त वचनदाताओं में से कोई को भी एक वचन के पालन के लिए क्या किया जाएगा भैया, विवश किया जाएगा। और किसी भी तरीके से पैसे की वसूली होगी, चाहे पर्सनल होगी चाहे ज्वाइंटली होगी, दोनों के बारे में बात कर रहा है। कि मतलब पैसे की वसूली के बारे में क्या करता है, वो बात करता है। या तो आप पर्सनली दे दो या तो आप किसका दे दो, ज्वाइंटली दे दो, दोनों के बारे में वो क्या करता है भैया, बात करता है। अब मैं इसका डायरेक्ट एग्जांपल बताता हूँ आपको, मतलब ये वाली चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। जैसे कि क्या होता है, बी होते हैं, सी होते हैं और डी होते हैं। बी सी डी ने किससे पैसे लिए थे, जेड से पैसे लिए थे। कितने लिए थे, 30,000 रुपये लिए थे। कितने लिए थे भैया, 30,000 रुपये लिए थे। अब जेड क्या करता है, बी पे केस कर देता है और केस करने के बाद उसको 3,000 रुपये बी को देने पड़ते हैं। किसको, जेड को देने पड़ते हैं। अब जो बात करें सी और डी की, कि भैया ये तो पर्सनली हो गया, ये तो क्या हो गया,
पर्सनली हो गया ना कि वचनदाताओं में से, उसमें हेडिंग ही यही बोली कि संयुक्त वचनदाताओं में से कोई भी वचन के पालन के लिए क्या कर सकता है, विवश कर सकता है। तो जेड ने किसको विवश कर दिया, बी को, और बी को क्या देने पड़े फिर भैया, पैसे देने पड़े। अब बी क्या करेगा, सी से और डी से मांगेगा, बी और सी से और डी से बोलता है, ठीक है। अब डी के पास तो मान के चलो भैया पैसा है ही नहीं, इसके पास पैसा नहीं है, लेकिन इसके पास क्या है, एक साइकिल है, इसके पास क्या है, एक साइकिल है, और वो साइकिल का रेट कितना है आपका, 500 रुपये है या 5000 रुपये है, कितना है, 5000 रुपये इसका साइकिल का रेट है, ठीक है। अब ये साइकिल को क्या कर देते हैं, बी और सी मिलके आपस में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। अब ये बेच देने के बाद इसका पैसा चुका देते हैं, इसका पैसा भैया आपके जेड का पैसा चुका दिया। अब बात करते हैं कि अब इनका ही बचा, तो इनमें क्या होगा, अब भैया इनको बी और सी को मिलके कितने पैसे देने हैं, डी को 5000 रुपये देने हैं, कितने देने हैं भैया, 5000 रुपये देने हैं। अब बताओ कि सी को बी को कितने देने पड़ेंगे, सी को बी को कितने देने पड़ेंगे, फिर सी को बी को कितने रुपए देने पड़ेंगे, ये वाली चीज यहाँ पे थोड़ी सी दखती है। कैसी, अब इसने जो 5000 की साइकिल बेची, मतलब दोनों ने कितने बांट लिए होंगे आपके, 2.5 और 2.5, ठीक है, कितने बांट लिए होंगे, 2.5 और 2.5, मतलब 2.5 क्या करे इनने, 2.5 करके इसको दे दिए होंगे, ठीक है, जो भी है। अब इसके बाद इसने 2.5 करके इसको अब देने, बी और सी को दोनों को मिला के 5000 रुपये देने हैं, तो सी को बी को कितने देने पड़ेंगे, सी को बी को कितने देने हैं, ठीक है, इसका भी आधा कर दो, ठीक है। समझ में आया कि इनको कितने देने पड़ेंगे, इतने देने पड़ेंगे, तो ये वाली चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 43 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि बी को सी के कितने देने हैं, है ना, है तो क्या इसमें पर्सनली भी मांग सकता है और जॉइंटली भी आपकी लाइबिलिटी हो सकती है। ये 43 था हमारा। आगे बढ़ते हैं 44 पे। 44 क्या बोल रहा है, 44 बोलता है कि संयुक्त वचनदाताओं में से हम एक को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे, क्योंकि वो आपके क्या थे, चाचा थे, इसलिए, ठीक है। 44 किसके बारे में बोल रहा है कि भैया ए बी और सी है, ये क्या है, संयुक्त वचनदाता हैं, इनने पैसे वैसे दिए होंगे 1000 रुपये, जेड ने बोला ये भैया हमारे चाचा हैं, इसलिए हम सी को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। अब सी को रिलीज कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये बी और ए बी, हो सकता है सी ने इनसे पैसे लेके जेड को दिए हों उस टाइम पे, है ना, तो ये क्या हो गया, ये भैया ए और बी सी से पैसे लेने के लिए क्या होंगे, फिर भैया लाइबल होंगे, और सी को चुकाने के लिए क्या होगा भैया, दायित्व के अधीन होगा और उसको चुकाना पड़ेगा। ये आपका इफेक्ट है 44 का। आगे बढ़ते हैं 44 की कहानी के बाद, 45 हम पढ़ चुके हैं, 46 देखिए जरा, 46 क्या बोल रहा है, 46 आइए, 46 से बोल रहा है। अब यहाँ 46 में तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, एक चार्ट के माध्यम से इसको क्या करेंगे, अपन याद करेंगे कि पालन के लिए समय और स्थान क्या है। इसके लिए भैया आपके पालन के लिए समय और स्थान के बारे में क्या करता है, वो बात करता है। चलिए, पालन के लिए समय और स्थान मतलब टाइम, इन्फोर्सिबिलिटी के लिए टाइम चाहिए आपका और स्थान चाहिए, मतलब टाइम और प्लेस, टाइम एंड प्लेस। चलिए इसका बात करते हैं। पहला अगर मैं बोलूं कि 46 से स्टार्ट करते हैं, कितने से स्टार्ट है आपका, 46 से है। 46 में बोला है प्लेस नहीं है, नो टाइम स्पेसिफाइड, नो एप्लीकेशन और प्लेस भी नहीं है। तब आपको क्या करना है, पालन करना है, तो कैसे करोगे भैया, रीजनेबल टाइम में। कितने टाइम में करोगे भैया आप, रीजनेबल समय में करोगे, रीजनेबल टाइम में करोगे। अब रीजनेबल टाइम का जो मीनिंग है वो क्या है, हर प्रश्न के मामले का विशिष्ट तथ्य से प्रश्न है, मतलब रीजनेबल टाइम का मीनिंग है आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्या है आपका रीजनेबल टाइम का मीनिंग, आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। क्या है आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ठीक है। ये वाली चीज क्लियर हुई, आगे बढ़ जाओ। 47 बोल रहा है आपका प्लेस है और आपका टाइम भी है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं है। 47 क्या बोल रहा है आपका, पहले अपन चार्ट बनाते फिर समझेंगे। प्लेस है, टाइम है, लेकिन आपकी एप्लीकेशन नहीं है। प्लेस है, टाइम है, लेकिन एप्लीकेशन तो नहीं है। तब भैया पालन कैसे करना है, कारोबार में प्राय 24 घंटे में किसी भी समय, किसी भी ऐसे दिन जिस दिन पालन किया जाना है, मतलब आपको क्या है,
आपका प्लेस नहीं है, आपका टाइम नहीं है, आपकी एप्लीकेशन नहीं है, तब आप पालन कैसे करोगे? आप ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस के टाइम पे, जैसे 10 से 5 लगता होगा तो 10 से 5 के बीच में ऐसे स्थान, मतलब ऐसे टाइम पे जाओ जिस टाइम पे आपको क्या करना है, उसका इन्फोर्सेबल करना है। कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा जिस तरीके से कि इस दिन हमें सामान चाहिए, लेकिन ना तो प्लेस बताया, ना तो प्लेस भी है और आपका टाइम भी है। जब टाइम प्लेस एप्लीकेशन नहीं है तो भैया फिर उस दिन जाओ आप जिस दिन आपने बोला है वो प्रॉमिस करने का, मतलब प्रपोजल करने का, अपना इन्फोर्सिबिलिटी का, ठीक है, उस दिन जाइए, ठीक है। उसके बाद आपको 48 किसके बारे में बात कर रहा है? 48 ये बोल रहा है कि प्लेस, टाइम और एप्लीकेशन सब है। प्लेस भी दिया है भैया वचनदाता ने आपके, टाइम भी दिया है भैया वचनदाता ने आपके, और आपकी एप्लीकेशन भी दी है, हाँ उसने बता भी दिया है सब चीजें, ठीक है। तब आपकी किसकी ड्यूटी है भैया? एक्सेप्टर की ड्यूटी है। एक्सेप्टर की क्या है? ड्यूटी है कि वो क्या करे? परफॉर्म करे। खत्म बात। आगे आइए 49 पे। 49 क्या बात कर रहा है? 49 बोल रहा है कि आपका प्लेस नहीं है लेकिन एप्लीकेशन और टाइम है। क्या बात कर रहा है? आपका प्लेस नहीं है, सबकी सीधी बात, प्लेस नहीं है। तब क्या करेंगे? तब ये बोला गया है कि भैया वचनदाता की ड्यूटी है कि वो उसको क्या बताए? प्लेस बताए। याद रखना, ऐसे ही पूछ लेगा कि भैया प्रोमिसर की ड्यूटी 49 में है, एक्सेप्टर की ड्यूटी कहाँ है? 48 में है, ठीक है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 क्या बोल रहा है? 50 बोल रहा है वचन ग्रहीता द्वारा विहित या मंजूर किए गए प्रकार से या समय का पालन। वचन ग्रहीता द्वारा विहित या नामंजूर किए गए प्रकार से, मतलब टाइम प्लेस डिसाइड है पहले से आपके क्या है कॉन्ट्रैक्ट में, तो उस हिसाब से करो। मतलब 50 में क्या बोल रहा है आपका? 50 में कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में सब डिसाइड है, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है ना उस हिसाब से आपको पालन करना है। किसको? प्रोमिसी को, एक्सेप्टर को, ठीक है। ड्यूटी है कि भाई क्या कर सकता है? मंजूर कर सकता है, ठीक है। ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, उस समय से करना है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो, जैसे कि अगर मैं इसके एग्जांपल की दे तो बोलूं कि जैसे कि बोला कि बिटिया की शादी है, अगर मैं 46 का बोलूं, 46 में जैसे कि बोला कि बिटिया की शादी है, शादी में पिताजी ने गाड़ी देने के लिए बुक करी, और जब शादी थी, शादी की तारीख कितनी थी? 30 तारीख थी। उस समय पे बताया कि एजेंसी वाला पुष्टिकरण के समय के भीतर गाड़ी वहां भेजेगा। खत्म बात। रीजनेबल टाइम, 30 तारीख की शादी है, गाड़ी बुक करके पिताजी आ गए हैं, तो भैया 30 तारीख के भीतर भीतर आपको कभी भी बेचना भेजना पड़ेगी, है ना, भेजना पड़ेगी भैया। ये 46 से आपको समझ में आ गया? नो टाइम नो एप्लीकेशन नो प्लेस, है ना। लेकिन शादी की डेट तो पता थी ना कि 30 तारीख के पहले पहले कभी भी आपको भेजना है, ठीक है। और शादी की डेट का क्या आप पूछ के भी भेज सकते हो भैया इनके घर पे शादी है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। चलिए बात करते हैं 47 पे। 47 क्या बात कर रहा है? 47 बोलता है आपका कि प्लेस है, टाइम है, लेकिन एप्लीकेशन नहीं है, तो ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में आपका कर सकते हो, वचन का पालन करा सकते हो। अब इसका बोला कि ए वचन देता है कि भैया वह अपनी 1 जनवरी को बी के जो भंडार गृह में माल परिदत्त कर देगा। उस दिन ए माल को बी के भंडार गृह में लाता है, किंतु वह बंद मिलता है, तो प्राय घंटे के पश्चात और माल नहीं पिया, तो ए अपने वचन का पालन, वे अपने वचन का पालन नहीं किया, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो भैया जब वो आया था ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस में पालन करने और आप क्या नहीं मिले नहीं हो, ठीक है, तो भाई उस दिन किसी भी समय दोबारा क्या कर सकता है आपका पालन, मतलब टाइम रहना चाहिए पालन करने का। टाइम निकल जाएगा तो फिर वो बाउंड नहीं है। समझ में आ रही बात को? चलो उसके बाद आपका आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है? 48 है। 48 क्या बोल रहा है कि पिता ने बिटिया की शादी में गाड़ी देने के लिए बुक की, 2 दिन, है ना, कि दिन को तय करे, जिस समय पे जिस स्थान पे पहुंचाना है, तो वह 48 के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब आपका टाइम भी है, प्लेस भी है, एप्लीकेशन भी है कि किस समय पे आपको क्या कराना है भैया, पालन कराना है, तो बता दो भैया, गाड़ी बुक कर रखी है आपने, ठीक है। उसके बाद आपका 49 भी सेम ही बात करता है कि ए माल को बी को एक नियत दिन परिदत्त करने का वचन देता है, और ए को बी से आवेदन करना होगा कि वह उसे लेने के लिए युक्त स्थान नियत करे, और ए को ऐसे स्थान पर माल परिदत्त करना होगा। मतलब इसमें ड्यूटी बता दी। क्या ड्यूटी बता दी? कि भैया आपकी ड्यूटी तो है, आपकी ड्यूटी है कि हमें बताओ तो जरा कि हमें भैया कब करना है, ठीक है।
ये वाली चीज़ है, ये 48, ये भी आपका करना, थोड़ा सा याद रख लेना कि भैया ड्यूटी है, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्रोमिसर की ड्यूटी है कि आपको बताना पड़ेगा भैया इस स्थान पे आ जाओ, इस दिन को आ जाओ, आप तो ले आओ सामान, है ना। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50 तक आज हमारा हो गया है कवर। अब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो इसका चैप्टर बोल रहा है वो बोल रहा है भैया परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में, कि भैया रेसिप्रोकल प्रोमिसेस कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। तो आपके 51 से 58 तक दिए गए। टाइम प्लेस वाला कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो वह आपका 46 से 50 तक दिया गया है। और परफॉर्मेंस के बारे में कहाँ दिया, तो 37 से लेके आपका 45 तक दिया। तो ये वाली चीज़ आप याद रखना, चैप्टर 4 में ये चल रहा है पूरा काम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे देखिए, समझते हैं इस कहानी को। क्या बोल रहा है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहा है वो भैया, रेसिप्रोकल प्रॉमिस। और ये आपको पढ़ने कहाँ मिले थे भैया, कहाँ मिले थे आपको रेसिप्रोकल प्रोमिसेस पढ़ने, है ना। तो आपको अच्छे से याद होगा कि रेसिप्रोकल प्रोमिस, फोकल रेसिप्रोकल, फोकल रेसिप्रोकल, है ना। बताया था कि नहीं बताया था मैंने, फोकल रेसिप्रोकल आपको याद होगा अच्छे से कि भैया रेसिप्रोकल प्रोमिस मतलब प्रोमिस प्लस कंसिडरेशन इक्वल टू आपका क्या बनेगा, एक्सेप्टेंस बनेगा। मतलब आप अपने वचन का पालन करने के लिए, आप अपने वचन का पालन करने के लिए दोनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो एफ में है 2K, एफ में फोकल रेसिप्रोकल। चलिए बात करते हैं 51। 51 क्या बात करता है, आइए समझते हैं इस कहानी को। 51 बोल रहा है प्रोमिशन नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। मतलब संविदा साथ साथ पालन करने के लिए व्यतिकारी वचन से घटित होती है, तो आपको क्या करना है भैया, पालन करना पड़ेगा। जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ए और बी संविदा करते हैं और बी को ए माल परिदत्त करता है, जिसके लिए संदाय माल के परिधान के लिए बी द्वारा किया जाएगा, तो माल का परिधान करना ए के लिए आवश्यक नहीं है जब तक कि बी माल का परिधान माल के संदाय करने के लिए तैयार या रजामंद ना हो। क्लियर बात बोल रहा है। क्या बात बोल रहा है आपका 51 बता रहा है, आपका ड्यूटी बता रहा है। किसकी बात ड्यूटी बता रहा है, प्रोमिसर की और आपके प्रोमिसर की और प्रोमिसी की। क्या बोल रहा है कि आप दोनों ने जो प्रॉमिस किए हैं, वो बोल रहा है भैया हमारे माल का क्या कर दो, आप परिधान कर दो, संदाय कर दो, तो हम आपको क्या कर देंगे, पेमेंट करेंगे। वो बोल रहा है हम आपको पेमेंट तभी करेंगे जब आपका माल हमारे पास आ जाएगा। मतलब दोनों को अपने अपने वचन का क्या करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा। संविदा में समय के साथ साथ वचन का पालन किया जाएगा, है ना। मतलब ए बी आपस में संविदा करेंगे, क्या बोलेंगे कि भैया आए बी को ए माल परिदत्त करने के लिए और संदाय करने के लिए परिधान पर बी द्वारा किया जाएगा, तभी उसको क्या करेगा, पेमेंट करेगा। जब तक भी उसको संदाय नहीं करेगा तो वो पेमेंट ही क्यों करेगा। जब बी माल संदाय कर देगा, भेज उसको माल भेज देगा, तब आपका जो ए है वो पेमेंट कर देगा। ये 51 था हमारा। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 52 क्या बोल रहा है, 52 बोल रहा है जैसे कि किस्त विस्त भरना होती है ना। तो वो किस्तों में भरेगा, तो भैया आपको किस्तों में जब तक आप किस्त भरते रहोगे तब तक तो आपकी गाड़ी आपके पास रहेगी। जैसे आपने डिफॉल्ट करी किस्त तो गाड़ी खींच ली जाएगी। तो ये बोल रहा आप अपने वचन का पालन करते रहिए, आप किस्त भरते रहिए, गाड़ी आपकी रहेगी। समझ में आ रही बात। ये किस्त वाला एग्जाम्पल इसमें 51 में ठीक बैठ जाता है। 52 सेक्शन 52 की हेडिंग पड़ी है, क्या लिखा, ऑर्डर टू परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में बात कर रहा है। व्यतिकारी वचनों का पालन का क्रम बोल रहा है। कैसा बोल रहा है कि भैया संविदा द्वारा अभिव्यक्त नियत हो तो पालन उसी क्रम में होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में जैसा लिखा है कि भैया इस दिन को इस तारीख को आपको पेमेंट करनी है, आपको वचन का पालन करना है, तो उस दिन आपको वचन का पालन करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया है, उसके बाद बोला कि भैया अगर अभिव्यक्त नियत नहीं हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड ही नहीं है, तो आपको संव्यवहार की प्रकृति से क्या करना पड़ेगा, वचन का पालन करना पड़ेगा। मान के चलो आपको टमाटर क्या करने थे, इन्फोर्स कराने थे, उनने टमाटर बहुत महंगे हैं अभी और उनने खरीद लिए हैं, ठीक है। अब आपको टमाटर देना है, क्यों, टमाटर सड़ जाएंगे, इसलिए आप क्या करोगे, सेम ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या करोगे, उसका पालन करोगे, भले कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कहीं लिखा भी ना हो। तो ये आपको क्या है 52 बात करता है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, ये दो चीज़ों पे बात करता है आपका। ये तो था 51 था और ये आपका क्या है 52 है। ये दो चीज़ों पे बात करता है। एक तो आपके संव्यवहार की प्रकृति पे, संव्यवहार ट्रांजेक्शन
और दूसरा आपका बात करता है पक्षकारों के कॉन्ट्रैक्ट पे। ठीक है, ये दोनों चीज मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब तय की गई बात पे, तय की गई बात है ना, ऐसे भी लिख सकते हो आप तो याद हो जाएगा आपका। ठीक है, ये वाली चीज समझ में आई। आगे बढ़ते हैं 54। 54 देखिए एक बार, 54 क्या बोल रहा है 54। 53 तो यही बोल रहा है, जिस घटना के घटित होने पर संविदा प्रभावशाली नहीं होगी उसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व होगा। शून्य करनीय होगा और क्या होगा, आपको प्रतिकर मिलेगा। इसमें दो चीजें अकेले याद रखना कि पक्षकार अगर घटित होने वाली संविदा पर प्रभावशाली होनी है तो भैया आप इसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व होगा कि भैया वो शून्य करनी होगा या तो आपका क्या होगा वो होगा। इसको मैं पढ़ा चुका हूँ है ना, उसके सेम एग्जांपल आपको पीछे देखने मिल जाएंगे, इसलिए इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करता हूँ। 44 सिर्फ 53 में आप यही इंसिडेंट के बारे में याद रखना कि घटना के घटित होने पर और निवारण करने के लिए किसका निवारण करने वाले पक्षकार का दायित्व होगा, जो क्या कर सकता है, निवारण कर सकता है। समझ में आ रही बात को। वही शादी वाला एग्जाम्पल ले लेना, वो निवारण कर सकता है। अगर वो गाड़ी दे देता तो हो सकता है 1000 रुपये दे देता तो उसका विवाह हो जाता है ना। तो ये वाली चीजें हैं कि निवारण जो कर सकता है, जैसे पेड़ काटता है अपनी बेटी को दहेज में देने के लिए, है ना, पेड़ काटता है ना, सोफा सेट बनवाता है देने के लिए। ठीक है, तो ये वाली चीज है आपको, ये वाली क्या है चीज आपको देखनी है यहाँ पे, तो देख लेना है ना। शून्य करनीय होगा, बस इतना याद रखना कि शून्य करनीय होगा, उसका दायित्व होगा, शून्य करनीय होगा और आपको प्रतिकर मिलेगा। इस चीज में याद रखनी है आपको। ठीक है, 54 बोलता है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट सो प्रॉमिस ऑफ द सूट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंसिस्टिंग रेसिप्रोकल प्रोमिसेस के बारे में। ये व्यतिकारी वचनों से गठित संविदा में उस वचन के व्यतिक्रम का प्रभाव जिसका पालन पहले ही किया जाना है। मतलब वचनदाता व्यतिकारी वचन का पालन का दावा नहीं कर सकता और यदि पालन में असफल रहा है तब क्या करेगा भैया, वो व्यक्ति वचनदाता व्यतिकारी वचन का पालन का दावा नहीं कर सकता। जो वचनदाता है, जो प्रॉमिस देने वाला है, वो अपने व्यतिकारी वचन का क्या नहीं कर सकता, पालन नहीं कर सकता है, मतलब दावा नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वह खुद ही पालन करने में क्या रहा है, असफल रहा है। इसको एक एग्जाम्पल के मतलब ये समय संविदा का मर्म है। ये क्वेश्चन आपका आता है और इसमें 3-4 कंडीशन है। इसमें बोला जाता है एक में कि भैया आपको क्या था, एक तो संविदा उसका सार नहीं है जब तक कि पक्षकारों के पास क्या नहीं है, इंटेंशन ना हो। मतलब आपका इसमें आगे देखने मिलेगा, कैसे देखने मिलेगा, चलिए देखते हैं आप। 54 बोल रहा है एक नियत दिन की कीमत पर कोई निर्माण कार्य करने के लिए बी से संविदा करता है और कार्य के लिए बी के लकड़ी देना था और बी लकड़ी देने से क्या कर देता है, इनकार करता है। ठीक है, अब काम का निष्पादन किया जा सकता है और काम का निष्पादन किया जा सकता है। कार्य का निष्पादन करना ए के लिए आवश्यक नहीं है क्योंकि ए किसी भी समय संविदा का अपालन कार्य करने से बी को प्रतिकर देने के लिए अबाध्य है। समझ में आ रही बात को। मतलब सीधी सीधी बात जो वो बोल रहा है कि भैया जो पर्सन ए है, ठीक है, ए है, वो नियत कीमत पर कोई निर्माण के लिए बी से क्या करता है, संविदा करता है। मतलब बी से क्या हुआ, इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ एक 10,000 रुपये पे, मान के चलो, ऐसा मान के चलो नियत कीमत पर 10,000 रुपये से क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट करता है और उस कार्य के लिए बी को लकड़ी देना था। किसको लकड़ी देना था, इसको लकड़ी देना था। तब वो ए क्या करता, वो आपका काम करता, बी को लकड़ी देना था। ठीक है, इन दोनों के बीच हुआ 10,000 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट और बी को क्या देनी थी भैया, लकड़ी देनी थी। अब बी का लकड़ी नहीं देता है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी कि बी अगर खुद लकड़ी नहीं देगा और ए आधा काम कर देगा, आधा काम उसने कर दिया और उसने क्या नहीं दी, लकड़ी नहीं दी। ठीक है, तब क्या होगा, ये जितना भी इसने काम किया उसका तो क्या लेगा, ये कंपनसेशन लेगा और ये बी देने के लिए आबद्ध होगा। नहीं तो फिर आप आगे क्या करो, लकड़ी दो। ये वाली चीज आपका क्या होगा, आपका 54 में हो जाएगा, है ना। तो यही तो बोल रहा है आपका 54 कि भैया गठित संविदा है, व्यतिकारी वचन के डिफॉल्ट करता है तो पालन से पहले किया जाना, है ना। तो भैया अपर असफल रहते हो तो फिर बात ही अलग है। ठीक है, और किसी भी समय संविदा के अपालन से कारित होने पर बी को प्रतिकर देने के लिए वो वंद्य ए आप क्या हो, अबाध्य हो भैया ए। ठीक है, अब आ जाइए 55, इंपोर्टेंट है 55 थोड़ा सा, आइए समझते हैं 55 को। 55 क्या बोल रहा है, इफेक्ट ऑफ फेल्यूर टू परफॉर्म एट ए फिक्स्ड टाइम इन अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल के बारे में वो बात करता है कि उस संविदा में जिसमें समय मर्मभूत है और नियत समय पर पालन न करने का क्या है, प्रभाव है। मतलब समय क्या है आपका स्पेसिफाइड, मर्मभूत नहीं है। ठीक है, तब वचनदाता से प्रतिकर पाने का क्या है, वचनदाता से प्रतिकर पाने का क्या है भैया, आपका
अधिकार है। और इसी में बोला जाता है समय संविदा का सार नहीं है जब तक पक्षकारों के मध्य क्या ना हो, इंटेंशन ना हो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए। मतलब इसका ऑब्जेक्ट यही निकलता है कि जब तक समय का सार ना दिया जाए और उनका बीच इंटेंशन ना हो उसको परफॉर्म करने का, तब तक ये वाली चीज आपका इसमें बोलता है। ठीक है, इसी में आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन दूसरी बार फिर आपको देखने, हाँ इसी में नहीं, आगे आपको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन 56 के 2 में देखने मिलेगा। लेकिन ये भी 56 की तरह क्या है आपका इम्पोर्टेंट बनेगा, आपका पूछा जाता है, मेंस में भी हो जाता है, हो सकता है प्री में आपका नाम ही पूछ ले, या प्री में थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे आपका क्या बन सकता है, फ्रेमिंग क्वेश्चन की बन सकती है। तो आइए इसको समझते हैं थोड़ी सी कहानी को, ज़्यादा टफ है नहीं है, इसलिए अपन तो सीधा सीधा याद रखेंगे कि समय संविदा का क्या है, मर्म है। ये सेक्शन कौन बोलता है आपका, सेक्शन 55, कि भैया आपका जो समय है वो क्या है, संविदा का मर्म है। संविदा का क्या है आपका मर्म है। ये सेक्शन आपका कौन बोलता है, 55 बोलता है। क्या बोलता है आपका, 55 बोलता है। आगे बात करते हैं संविदा का मर्म। समय संविदा के मर्म होने पर यदि दूसरा पक्षकार अपने वचन का पालन तय समय पर नहीं करता तो ऐसी संविदा होगी शून्य करनी है। पैरा वन यही बोल रहा है कि भैया अगर समय संविदा का क्या है भैया आपका मर्म है, समय संविदा का मर्म है और आपको क्या करना था, टाइम पर परफॉर्मेंस करना था, टाइम पर क्या करना था, परफॉर्मेंस करना था। लेकिन आप परफॉर्मेंस क्या नहीं करते हो, टाइम पर नहीं करते हो, तो ये क्या होगा आपका वॉइडेबल होगा। ये आपका 51 का 1 बोलता है, 55 का 1 बोलता है। अब शून्य करनीय होगा तो ये किसके ऑप्शन पे लिखा, आप देखना अपनी वेरेट क्या है, विकल्प पे होगा वचन ग्रहीता के, किसके, वचन ग्रहीता के विकल्प पर होगा, वचन ग्रहीता के विकल्प पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ऑफ द प्रोमिसेस। ठीक है, 55 का दूसरा जो पार्ट बोल रहा है वो ये बोल रहा है भैया आपका कि उस समय में जिसमें समय मर्मभूत है और नियत समय पर पालन ना करने का प्रभाव के बारे में बोल रहा है कि भैया वो जो संविदा है वो जो वचन ग्रहीता के विकल्प पे क्या हो जाएगी आपकी शून्य करनी हो जाएगी। और ये प्री में पूछा जाता है कि जब समय मर्म दिया है और टाइम पर आपको परफॉर्म करना है और परफॉर्म करने में आप असफल रहते हो तो वो क्या हो जाएगा, वचन ग्रहीता के विकल्प पे क्या हो जाएगा आपका वॉइडेबल हो जाएगा। इसका पार्ट 3 पढ़ते हैं, पार्ट 3 पे आ जाइए। जो पार्ट 3 बोला है, ऐसी असफलता पर प्रभाव जब समय मर्मभूत नहीं है उसके बारे नहीं, कार्य समय से भिन्न समय पर पालन का प्रतिग्रहण का प्रभाव के बारे में वो क्या करता है, बात करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि संविदा होती है, जैसे कि संविदा हुई किसी से, बोले भैया हमारी बारात की जो बस है वो 12 बजे आ जाएगी, ठीक है, परंतु वो क्या करता है, युक्त समय पर पालन नहीं करता और बस कितने बजे आती है वो इंतजार करता रहता है और 2 बजे आती है। अब उसके पास 2 बजे से लेके 12 बजे तक में उसके पास क्या था, टाइम था कि वो क्या कर सकता है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है, ये जो उसने वचन दिया है उसका क्या कर सकता है, ब्रीच कर सकता है। मतलब वो तो जाने से मना भी कर सकता था, लेकिन वो 2 बजे अगर बस आई और उसमें क्या करता है, उसके पास अधिकार रहता है कि वह उसका विखंडन कर दे संविदा का, लेकिन वह समय रहते विखंडन नहीं करता है और उसमें बैठ जाता है। ठीक है, और फिर जाके बोलता है कि भैया मुझे तुम्हारे चक्कर में इतना नुकसान हुआ, तो वह प्रतिकार प्राप्त करने का अधिकार था क्या, नहीं था, क्योंकि आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर लिया है। 2 घंटे डेली हो गई। लेकिन अगर आप 12 से 2 खड़े थे और बस आती है और फिर आप उसमें नहीं बैठते हो तो आप कंपनसेशन पाने के क्या हो, आप अधिकारी हो। तो ये आपका 55 का 3rd पॉइंट बात करता है कि यही बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, जो मैंने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये कार्य समय से भिन्न समय पर किए गए प्रतिग्रहण का प्रभाव, मतलब वचनदाता की असफलता पर शून्य करनी होगा, बट यदि प्रतिग्रहीता के समय के पश्चात प्रतिग्रहण कर ले तो कंपनसेशन का दावा नहीं कर सकता। सीधी सीधी बात, आपको बड़े अच्छे से क्या हो गई होगी, ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि भैया कोई ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति से बोलता है कि भैया बारात हमारी कितनी, बारात की बस 12 बजे आएगी, बी खड़ा खड़ा हो जाता है, 2 बजे क्या आती है, बस आती है। अगर वो मना कर दे तो कंपनसेशन मिलेगा वचन ग्रहीता को, लेकिन अगर ये क्या कर दे, बस में बैठ जाए, चलो ठीक है आ गई बस तो बैठ ही जाते हैं, तो फिर दावा करेगा तो नहीं मिलने वाला कुछ। ये 55 का दूसरा था, है ना, तो ये तीसरा था, ये आपको ध्यान देना है। अब लास्ट बचता है 55 का, जो आपका सेकंड पार्ट बचता है, वो बोलता है कि भैया जो आपका है वो समय मर्म नहीं है, मतलब संविदा का जो क्या है आपका समय मर्म नहीं है। जब संविदा का समय मर्म नहीं है तो संविदा के पालन में देरी वाले पर संविदा होगी, मतलब शून्य करनी नहीं होगी, वो सीधी सीधी वैध होगी। प्रतिकार पाने का क्या होगा, आपको प्रतिकार भी दिया जाएगा। तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है, मतलब वचन ग्रहीता वचनदाता से प्रतिकार पाने का हकदार है, क्योंकि उसने क्या नहीं किया है, टाइम मेंशन नहीं किया है। मतलब संविदा में समय नहीं है, समय मर्म नहीं है,
तो ये वाला तो सीधा बोल रहा है वो क्या होगा, आपका कंपनसेशन मिलेगा। आपको क्या मिलेगा, सीधा सीधा आपको कंपनसेशन मिलेगा। और ये वाली चीज़ आपको क्या करनी है, याद रखनी है। और पूछा जाए नहीं है तो ये क्या होगा, आपका वॉइडेबल नहीं होगा। क्या नहीं होगा भैया, आपका वॉइडेबल नहीं होगा। ये वाली चीज़ भी आपको क्या देनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़े, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 56 हम आपको पढ़ा चुके हैं, तो 56 में नहीं पढ़ाऊंगा। आप सीधा आप 57 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं, आप सीधा 57 पे आ जाते हैं, है ना। 57 में क्या दिया है, 57 में आपका वैध बातों को, अन्य वैध बातों को, और ये भी पिछले वाले लेक्चर में हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो वैध बातें हैं उनका इन्फोर्सिबल होगा, जो अवैध हों वो वॉइड हो जाएंगी, है ना। यही वाली बात आपको 58 में भी बोलागा कि अनुकल्पी वचन की आधी शाखा का एक शाखा वैध है, तो वैध वाले का क्या करेंगे, हम उसका इन्फोर्सिबल करा लेंगे, जो अवैध है उसको वॉइड करा लेंगे। ये वाली बात आपको देखना पड़ेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका जो इसी पार्ट चैप्टर 4 है, चैप्टर 4 थोड़ा सा बड़ा है, लेंदी है। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। 3 सेक्शन है और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और तीनों से हो सकता है आपको क्वेश्चन बन जाए। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में क्या करता है, वो बात करता है एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में वो क्या करता है, आपसे बात करता है। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट के बारे में क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर द डेब्ट एंड डिस्चार्ज एंड इंडिकेट, मतलब जहां ऋण उपदर्शित हो जिसके उन्मोचन किया जाना है, वहां संदायों का उपायोजन के बारे में बात करता है। और सबसे पहले इसके बाद इसको 59 को क्या बोला जाता है, आपके 59 को क्लेटन रूल्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपका क्लेटन रूल। और ये आपसे पूछा जा सकता है, क्लेटन रूल के नाम से 59 आपका जाना जाता है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान देनी है, मतलब क्लेटन रूल 59 और 59 से 61 आपका पूरा चलता है ना। 59 से 61, हाँ ना, 59 से 61 आपका क्या चलता है, ये क्लेटन रूल चलता है, ठीक है। ये वाली चीज आपको क्या करनी है, ध्यान देनी है। चलिए आगे 59, जहां ऋण उपदर्शित हो उसका उन्मोचन किया जाना, वहां संदायों का उपायोजन। जैसे एक व्यक्ति के कई सुभिन्न ऋण हो और क्या होता है, वो अधिव्यक्त प्रतिज्ञापना सहित या विवक्षित हो, तदनुसार उपस्थापित करेगा। एग्जाम्पल, मतलब जैसे बोला कि भैया एक व्यक्ति ने बहुत सारे ऋण ले रखे हैं, मतलब इसने 2002 में एक ऋण लिया था, 2004 में एक ऋण लिया था, 2006 में एक क्या लिया था, ऋण लिया था, किससे, जेड पर्सन से। इसमें लिए थे इसने 2000 रुपये लिए थे, इसमें इसने लिए थे 3000 रुपये लिए थे, इसमें इसने लिए थे 4000 रुपये लिए थे, है ना। ये वाली बात इसमें 59 में वो बोल रहा है कि भैया ऋण उपदर्शित तो नहीं है। तब जैसे कि अगर अन्य ऋण के साथ भी ए से 1000 रुपये 20,000 रुपये लेता है, संदाय की मांग करता है, तो ए, अब जैसे जब इसको पेमेंट करना होगी तो वो बोलेगा जेड को पेमेंट करना होगी। जब इसको, जैसे जेड पर्सन ने किससे लिए थे, 2000 रुपये 2002 में लिए थे, जेड पर्सन ने 2000 रुपये ए से लिए थे। अब जब इसको पेमेंट करना पड़ेगा तो क्या ऐसा है क्या कि 2000 रुपये का पेमेंट वो कब करेगा, पहले करेगा। 2004 का पेमेंट क्योंकि उसने दूसरा लिया था तो दूसरा करेगा, 2006 का लिया था तो दूसरा है तो दूसरा करेगा, ऐसा है क्या इस सेक्शन में पढ़ने लायक, है ना। तो ये बोल रहा है कि भैया आपको ऋण के उन्मोचन के लिए उपयोजित किया जाएगा जिनके संधान की मांग बी ने की थी, है ना। इसका एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे देखेंगे। अब देखो क्या है इसमें बोला कि अन्य ऋणों के साथ बी को ए 567 रुपये देनदार है, बी से ए से बी इस राशि के संदाय की लिखित मांगता है और बी को ए 567 रुपये भेजता है, और यह संदाय उस ऋण के उन्मोचन के लिए उपस्थापित किया जाना है जिसके लिए उसने मांग की थी। मतलब इन तीनों में से क्या करेगा वो व्यक्ति, किसी को भी क्या कर सकता है, पैसा पे करके इसको डिस्चार्ज। अब आपको 2006 वाले के पैसे देना, दे दो, तो 2006 वाला क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ये आपका 59 है, ठीक है। 60 पे आ जाइए। 60 क्या बात कर रहा है, 60 आपका सीधा सीधा क्या बात कर रहा है, बहुत अच्छी बात कर रहा है। 60 ये बात कर रहा है जहां ऋण उपदर्शित ना हो और जिसका उन्मोचन किया जाना है वह संदाय, मतलब एप्लीकेशन फॉर पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज एंड नॉट इंडिकेटिंग नहीं है भैया। इसमें डेटर की वाली बात की थी, इसमें डेटर है, इसमें क्रेडिटर है। इसमें कौन है भैया, आपका क्रेडिटर की लायबिलिटी, इसमें कौन है भैया, आपका डेटर है। अब देखो मजा क्या बोल रहा है, मजा के तौर पे ये बोल रहा है भैया प्रज्ञापना नहीं है, उनका इंडिकेटिंग नहीं है, तब लेनदार क्रेडिटर क्या करेगा, स्वविवेक अनुसार विधिपूर्ण ऋण के उपायों को क्या कर देगा, नियत कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि बी को ए से 5000 रुपये देनदार हैं और बी ने कोई शर्त
या परिस्थितियां प्रज्ञापित भी नहीं की, तो ए जो लेनदार है ना, जो लेने वाला है, ठीक है, लेनदार है, वह अपने विवेकानुसार ऋण उपायोजित करेगा। मतलब आपने मेंशन किया ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, डेब्ट कब चाहिए, पहली चीज तो इसमें क्रेडिटर कभी भी मांगेगा, इसमें डेटर कभी भी चुका देगा, ठीक है। तो जो आपका क्रेडिट, जो आपका डेब्ट है वो दर्शित ही नहीं है, मेंशन ही नहीं है। जैसे ए है, बी है और सी है, इसने किससे लिए थे भैया, फिर से वापस से जेड से मान के चलो, ठीक है। अब आपका ऋण का क्या नहीं है, मेंशन नहीं है, तो आपको कब चुकाना है इसके बारे में ये कोई बात नहीं है। तो आप जब पेमेंट दे दोगे, जब पेमेंट ले लोगे, मतलब आपकी मर्जी है अब कि आप 2000 रुपये की लेना है आपको, कि आपको ये 2004 वाली पेमेंट पहले लेना है, कि आपको 2006 वाली पेमेंट पहले लेना है। तो ये क्रेडिटर के बारे में बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटिंग नहीं है, इस पे इंडिकेटिंग थी तो आपको कभी भी मतलब ये दे सकता है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए फिर 61 पे आ जाइए। 61 किसके बारे में बात कर रहा है, एप्लीकेशन टू पेमेंट देयर द नाइदर पार्टी ऑफ एप्रोप्रिएशन के बारे में, कि अगर जहां दोनों पक्षकार में से कोई भी विनियोग नहीं करता है वहां संदाय का उपायोजन के बारे में बोल रहा है। एज अ कॉन्ट्रैक्ट में जैसा डील होता है ना, कि दोनों के आपसी सामंजस्य से क्या करेगा भैया, वो स्वविवेकानुसार क्रमानुसार चलेगी, ये सीधा सीधा बात करता है। जहां ना दोनों पक्षकार के विनियोग नहीं करता वहां संदाय क्रमानुसार ऋणों के उन्मोचन से उपस्थापित होते जाएंगे, बस इतनी सी बात ये करता है। आ जाइए आपका बात करते हैं अब सीधा कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट टू बी परफॉर्म। अभी हमने जब पढ़ा था 37 से कि मस्ट बी परफॉर्म के बारे में, अब इसका अपोजिट आपका बोल रहा है नीड नॉट मस्ट बी परफॉर्म के बारे में बोल रहा है कि भैया हमें क्या करना है, परफॉर्म कराने की आवश्यकता तो नहीं है। उन संविदा जिनकी हमें परफॉर्म कराने की क्या नहीं है भैया, आवश्यकता नहीं है, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, आपके 62 से लेके 67 तक पूरा पार्ट आपका चलने वाला है। 62 क्या बोल रहा है, 62 सीधा सीधा बात करता है कि संविदा के नवीनीकरण, विखंडन और परिवर्तन का प्रभाव। सीधी सीधी आपकी तीन चीजें, नोवेशन, रिसेशन और अल्टरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। 62 किसके बारे में बात कर रहा है, आपका नोवेशन, अल्टरेशन और आपका रिसेशन के बारे में क्या कर रहा है भैया, वो बात करता है आपका, ठीक है। क्या बात करता है, क्यों बात करता है, आज समझना। विखंडन का मीनिंग क्या होता है, विखंडन का मीनिंग होता है रद्द करना, सीधी सीधी बात यही है, ठीक है। अब ये प्रभाव ये होगा कि मूल संविदा का पालन करना आवश्यक नहीं होगा। इतना आपको क्या करना है, सीधी सीधी याद करनी है कि आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है उसका पालन करने का वो आपका पालन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपने क्या कर दिया, नोवेशन कर दिया। वो कॉन्ट्रैक्ट जो था कि आपने उसका क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उसमें कुछ आपने क्या कर दिया, उसका विखंडन कर दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ही रद्द कर दिया। मतलब अब 62 ये बोल रहा है कि भैया ओरिजिनल का आपको क्या नहीं कराना पड़ेगा, परफॉर्मेंस नहीं होगा, जो नया बनेगा उसका परफॉर्मेंस आपको करना होगा। जैसे कि ए बी से संविदा करता है कि बी को धन देनदार है, और बी और सी के बीच करार होता है कि बी ए की बजाय सी से ऋणी माने जाएगा, और ए पर बी पुराने ऋण का अंत हो गया है, अब बी नए ऋण की संविदा हो गई है, खत्म बात, इसको समझने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। 63 क्या बोल रहा है, 63 बोल रहा है प्रोमिसी में डिस्पेंस विद द रेमेट एंड प्रोमिसी के बारे में बात कर रहा है। मतलब डिस्पेंस और रेमेट के बारे में दो चीजें बात कर रहा है आपका, ये तीन चीजों के बारे में बात कर रहा था। ये किसके बारे में बात कर रहा है आपका, एक तो डिस्पेंस के बारे में बात कर रहा है, और एक तो आपको किसके बारे में बात कर रहा है, रेमेट के बारे में आपका बात कर रहा है। तो 63 क्या बोल रहा है, 63 आपका सीधा सीधा बोल रहा है कि अभियुक्त परिहार पूर्णतः भागता या समय पे बटा सकेगा और तुष्टि कर सकेगा और प्रतिग्रहित कर सकेगा। मतलब अभियुक्त व्यक्ति परिहार पूर्णतः भागता समय बटा सकेगा, तुष्ट कर सकेगा और प्रतिग्रहित कर सकेगा। इसके बारे में क्या कर रहा है वो भैया, बात करता है। आराम से चलने दो पूरी कहानी को। क्या बोल रहा है कि वचन ग्रहीता वचन का पालन करने, वचन ग्रहीता वचन के पालन से अभियुक्त या उसका परिहार कर दे या कर सकेगा, तो तुष्टि, जो किसी की तुष्टि को जिसको वह ठीक समझे, जैसे कि बी का ए 5000 रुपये देनदार है, बी का ए 5000 रुपये देनदार है, बी व्यक्ति को जो ए है वो 5000 रुपये का देनदार है, ए ने ए को कितने रुपए देने हैं, 5000 रुपये देने हैं, ठीक है। अब ए उस समय या उस स्थान पर जहां 5000 रुपये देने थे, बी को 2000 रुपये दे देता है। कितने रुपए दिए इसने, 2000 रुपये दिए। मतलब जिस स्थान पे, मान के चलो कहाँ पे, भंवर कुआं पे। अब ये भंवर कुआं पे कितनी तारीख को, 2 तारीख को इसको कितने देने थे, 5000 रुपये देने थे, लेकिन ये कितने दे रहा है, 2000 दे रहा है। और बी इससे बोल देता ठीक है यार भाई 2000 ही ठीक है, 2000 में क्या हो गए, हम संतुष्ट हो गए हैं। तो ये किस में फॉल कर जाएगा आपका, 63 में। या तो आपने क्या कर दी, माफी कर दी है, या तो आपने डिस्पेंस
कर दिया है। आप जो डिस्पेंस मतलब या तो बोल दिया ठीक है अब मुझे पैसे वैसे नहीं चाहिए, तो ये आपका कैश में आएगा 63 में आ जाएगा। 64 के आ जाइए, 64 क्या बात करता है? 64 आपका बात कर रहा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसेशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करता है कि शून्यकरणीय संविदा के विखंडन के परिणाम के बारे में, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट के बारे में बात होती है। इसमें रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट बोला जाता है, रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। देखिए 65 मतलब ये प्रस्थापना के बारे में कैसी बात कर रहा है, ये आपकी प्रस्थापना के बारे में बात कर रहा है कि आपका तो एक क्या है 64 है और एक सेक्शन क्या है आपका 65 है। 64 किसके बारे में? शून्यकरणीय संविदा के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात कर रहा है भैया? वो तो सीधा सीधा ऐसे ही याद रखना, शून्यकरणीय संविदा के बारे में। और ये हमने कहाँ पढ़ा था? 19 के ए में पढ़ा था। और आपका जो 65 है वो तो सीधा शून्य कर रहा है किसको, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे आपका क्या हो एग्रीमेंट हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे आपका एग्रीमेंट हो, दोनों को क्या कर रहा है वो भैया शून्य कर रहा है। तो ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इतना आपको ध्यान रखना बस, इसके अलावा और उसमें कुछ याद रखना। रेस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट बोला जाता है इसको 65 में। बाध्यता जैसे शून्य करार के अधीन, संविदा के अधीन शून्य हो गई हो तो फायदा क्या करा सकता है? प्रत्यावर्तित करा सकता है और या तो कंपनसेशन भी आपको दिला सकता है। तो 65 सीधा सीधा पिछली वाले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको पढ़ना नहीं है। 66 IMP लगा लीजिए, 66 बहुत IMP है। उसमें बोला जाता है शून्यकरणीय संविदा का विखंडन किया जाएगा और प्रस्तावना की संसूचना प्रतिसंग्रहित की जाएगी। सीधी सीधी बात, आपका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है और सेक्शन 5 है जो कि आपका बात करता है आपका, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे दोनों के बारे में बात कर रहा है कि शून्यकरणीय संविदा के विखंडन की संसूचना और प्रतिसंग्रहण की रीति तो वैसे ही होगी जैसे कि हमने 3 में पढ़ी है, 4 में पढ़ी है और 5 में पढ़ी है। मतलब आपका 66 किसके बारे में बात करता है? सेक्शन 3 के बारे में, 4 के बारे में, 5 के बारे में। दो चीज़ों की बात कर रहा है, एक तो आपका रेजिस्ट्रेशन विखंडन के बारे में बात कर रहा है और एक आपका सीधी सीधी बात कर रहा है रिवोकेशन के बारे में, ठीक है। तो ये वाली चीज़ आप रिवोकेशन आपको 5 में दिख जाएगा और आपका ये प्रतिसंहरण आपको कैसे होता है इसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये आपको 3, 4, 5 आपको सब आपस में समझा देंगे। मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन एक्ट और ओमिशन से होगा, ठीक है। उसका इफेक्ट क्या होगा ये आपका 3 बता देगा भैया। प्रोमिशर का रिवोकेशन, एक्सेप्टर का रिवोकेशन और आपका कम्युनिकेशन का रिवोकेशन, ये 3 बोलता है। आपका हाउ मेड कंप्लीट के बारे में कौन बोलता है? 4 बोलता है। और रिवोकेशन ये के बारे में बोलता है कि भैया प्रतिस्थापना करने से पहले रिवोकेशन के बारे में कौन बोलता है? आपका 66 बोलता है। तो ये भी आपको क्या होनी याद होनी चाहिए, मतलब प्रस्तावना की संसूचना का प्रतिसंग्रहण के बारे में और ये वॉइडेबल है ना, ठीक है। तो 64 आपको समझ में आया, शून्यकरणीय संविदा। 65 आपका शून्य, चाहे वो करार हो चाहे वो हो, उसके बारे में बात होती है। 66 शून्यकरणीय संविदा विखंडन किया जाना, ठीक है। तो आपको शून्यकरणीय संविदा का विखंडन किया जाना है, उसका प्रतिसंग्रहित किया जाना, दोनों के बारे में आपको कौन सा सेक्शन बात करता है? आपका 66 बात करता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 67 क्या बात करता है? 67 बात करता है इफेक्ट ऑफ नेग्लिजेंट ऑफ प्रोमिसिंग ऑफ अफोर्ड और प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस। मतलब वचनदाता की माफी अगर हो जाती है उपेक्षा या इंकार देने से वचन ग्रहीता के, है ना, तो फिर भैया वचनदाता की माफी हो जाएगी। अगर वचन ग्रहीता क्या कर देता? माफ कर देता है आपका नेग्लिजेंस को, है ना। तो भैया इसमें वो बोला गया है कि 67 में जो बोला है कि पालन के लिए युक्तियुक्त स्वीकार्य सुविधा वचनदाता को देने से वचन ग्रहीता की उपेक्षा का प्रभाव। युक्तियुक्त स्वीकार देने से उपेक्षा और देने से इंकार करे तो वचनदाता की माफी हो जाती है। हॉकिंस ने आपका बाजी की संविधा बताई थी, एंसन ने आपकी बारूद भरी, ये इसके बारे में बताया गया था। मतलब इसका सेक्शन अकेला याद कर लेना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा सीधा बोला जाता है वचनदाता को माफी हो जाती है उपेक्षा और इंकार देने से, है ना। तो दोनों की चीज बात बोली कि भैया इसमें वचनदाता माफ कर भी सकता है, ठीक है, आपके स्वीकार्य में, है ना, कि पालन के लिए युक्तियुक्त स्वीकार्य या वचनदाता देने से वचन ग्रहीता की उपेक्षा का आप प्रभाव देखोगे। क्या प्रभाव है कि भैया पालन के लिए युक्तियुक्त स्वीकार्य वचनदाता को देने से वचन ग्रहीता की उपेक्षा का प्रभाव यह है कि युक्तियुक्त स्वीकार देने में उपेक्षा देने से इंकार करे तो वचनदाता की माफी हो जाती है। अगर वो क्या करे? इंकार करे, वचन ग्रहीता क्या करे? उपेक्षा या इंकार करे तो क्या हो जाती है? वचनदाता की माफी हो जाती है। 67 आपका ये बात करता है। चलिए अब चैप्टर 5 क्या बात करता है आपका? चैप्टर 5 सीधी सीधी बात क्या कर रहा है? वो बात कर रहा है संविदा द्वारा सृजित और संबंधों के सदस्य और कतिपय संबंधों के बारे में। मतलब आपका सर्टेन रिलेशन टू रिसेंबलिंग ऑफ द क्रेडिट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहा है। और ये आपका सीधा सीधा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है, ठीक है।
आइए वन शॉट में इसको ख़त्म कर देते हैं। और आपका कंपनसेशन वाला पार्ट तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसको ख़त्म कर देते हैं तो आपका पूरा हो जाएगा ये वाली चीज़। चलिए एग्जाम एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेना, उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं, ठीक है। कॉशी कॉन्ट्रैक्ट कैसे किसके बारे में आपका 68 में चलता है, माइनर के बारे में, आपका 69 टैक्स के बारे में, 70 उसके बारे में, 71 माल पड़ा पाने के बारे में, 72 और आपका 73 तक पूरा कंप्लीट कर ही लेते हैं। क्या बोल रहा है आपका 68 ये बोल रहा है भैया, इसको बोला जाता है सबसे पहले तो क्या बोला जाता है, अनुचित समवृद्धि के सिद्धांत से चलता है। ये किससे चलता है, अनुचित समवृद्धि के सिद्धांत से, अनुचित समृद्धि के सिद्धांत से। कॉशी कॉन्ट्रैक्ट समृद्धि का जो सिद्धांत है उससे चलता है। और उसका एक केस है मोसेस वर्सेस मैकफरलॉन, जस्टिस मंस जोसेफ, फेमस लैंडमार्क केस है जोसेफ वर्सेस, ठीक है याद रख लेना, मैकफरलॉन है ना, मोसेस वर्सेस मैकफरलॉन का केस इसमें याद रखना। अब 68 क्या बोल रहा है, 68 बात करता है आपका असमर्थ व्यक्ति के बारे में, कि वो व्यक्ति कैसा है, आपका असमर्थ व्यक्ति है, अपना लालन पोषण भरण पोषण करने में, देख देख करने में। तो उस बिहाफ पे कौन आता है, असमर्थ व्यक्ति में आपका दो व्यक्ति दिए गए हैं यहाँ पे, तो एक आपका पागल आएगा और एक आपका माइनर आएगा, ठीक है। पागल और माइनर की बहुत सारी भैया प्रॉपर्टी है, उसके जीवन योग्य वस्तु प्रदान करना है। कोई व्यक्ति उसकी क्या करता है, देख रेख करता है, जीवन में जितनी चीज़ें उसको यूज़ करनी होती है, जीवन योग्य वस्तु क्या करता है, प्रदान करता है कोई व्यक्ति, तो वह उसकी प्रॉपर्टी से क्या करेगा, प्रतिकर पाने का हकदार होगा, उसकी प्रॉपर्टी से क्या कंपनसेशन पाने का अधिकार होगा, ठीक है। और ये आपका एक बार पूछा जा चुका है, ठीक है। 68 याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 69 क्या बात करता है, आपका हितबद्ध व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, आपका हितबद्ध व्यक्ति के बारे में। हितबद्ध व्यक्ति तो भैया अगर कोई इंटरेस्टेड पर्सन है उसके बारे में क्या कर रहा है, आपका बात कर रहा है। तो ये वाली चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए भैया 69, जैसे कि भैया हितबद्ध व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। आपका जो 70 क्या बात करता है, 70 बात कर रहा है निःशुल्क में कार्य का फायदा कराने के लिए, कि अगर किसी दोस्त के यहाँ आप गए थे, मोबाइल छोड़ के आ गए हो, वो मोबाइल को वो चला रहता है, उसको कुछ फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो एक तो पहली चीज़ तो वो उसको वापस करेगा, पहली चीज़ क्या करेगा, वो उसको वापस करेगा, और दूसरी चीज़ उसका कंपनसेशन भी देगा। तो ये वाली चीज़। अब ये माल पड़ा भूल गए, इसके बारे में, माल पड़ा पाने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि उपनिहिति की भांति, इसमें बोला है कि भैया अगर माल आपको क्या बोलता है, पड़ा मिल जाता है, तो आपका जो दायित्व होगा वो किसकी भांति होगा, उपनिहिति की भांति होगा, बेली की भांति होगा, ठीक है, बेली की भांति होगा। ये बस इतना इतना आप याद रख लेना तो काम आपका बन जाएगा। 72 किसके बारे में बात करता है, 72 आप किसी भूल या प्रपीड़न के कारण, ठीक है, संदाय कर भूल या प्रपीड़न के कारण के बारे में बात करता है। कैसे बात करता है, 72 बोल रहा है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन होम मनी पेड एंड थिंग्स डिलीवर टू मिस्टेक एंड अंडर कोवर्जन, मतलब उस व्यक्ति का दायित्व जो भूल से या प्रपीड़न के कारण किसी धन का संदाय कर देता है या चीज का परिधान कर देता है। इसमें एक केस लिख लीजिए, त्रिलोक चंद्र वर्सेस CMT, त्रिलोक चंद्र वर्सेस CMT का इसमें क्या है, आपका एक केस है, त्रिलोक चंद्र वर्सेस CMT, त्रिलोक चंद्र वर्सेस CMT का एक क्या है, आपका केस है। इस पे कहानी स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है भैया, दो चीज़ों की ये बात करता है, आपका किधर बात कर रहा है, आपका भूल का, और दूसरा आपका कोवर्जन का, प्रपीड़न का। इसके संबंध में आपका कर देते हो, किसी व्यक्ति को संदाय कर देते हो, या तो भूल से कर दिया या तो किसी के दबाव में आके कर दिया है, ठीक है। इसके बारे में बात करता है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है इसमें, और इसके अलावा कुछ नहीं देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब जैसे कि 68 पे बात करते हैं, 69 हो गया, 70 भी आपका हो गया है, 73 भी हो गया है आपका, ठीक है। 73, हाँ 73 बात करना है। चैप्टर 6 पे आ जाए, चैप्टर 6 क्या बात करता है, आइए। चैप्टर 6 तो बड़ा छोटा है ना। एक में आपका लिक्विडेटेड डैमेज के बारे में बात करता है, एक अनलिक्विडेटेड डैमेज के बारे में बात करता है, परिनिर्धारित और अपरिनिर्धारित नुकसानी के बारे में आपका चैप्टर 6 बात करता है, ठीक है। ये वाली आपका प्रतिकर, सीधा सीधा आपका तो प्रतिकर लिख दो, अध्याय 6 चैप्टर 6,
ये क्या बोल रहा है, प्रतिकर के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में, प्रतिकर के बारे में। दो प्रकार के प्रतिकर, एक तो 73 में है, एक तो आपको किसके में है, 74 में है। 73 में जो प्रतिकर है वो आपका परिनिर्धारित है कि अपरिनिर्धारित, अपरिनिर्धारित है, अपरिनिर्धारित है मतलब अनलिक्विडेटेड है, और 74 में आपका लिक्विडेटेड है। दोनों के बारे में मतलब ये परिनिर्धारित है, ये परिनिर्धारित है, ये अपरिनिर्धारित है। ये कैसा है आपका, अपरिनिर्धारित है। ठीक है, दोनों बात करता है। ठीक है, अब ये 73 क्या बात कर रहा है, ये संविदा भंग समय पर होगा और मापदंड प्रतिकर के बारे में बात कर रहा है, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दो चीजों के बारे में, एक तो आपका संविदा भंग, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, और मापदंड प्रतिकर। दूरस्थ या परोक्ष हानि मान्य नहीं होगी। क्षति को कम करने का क्या बनेगा, इसमें उपचार होता है, मतलब किसी भी क्षति को क्या करने का, कम करने का ये क्या होता है, एक उपचार होता है। दो चीजों की इसमें बात होती है अपरिनिर्धारित नुकसानी के बारे में। जैसे अगर मैं 73 बोलूँ, 73 में दो चीजें हैं, एक तो आपका क्या है, ब्रीच, संविदा का क्या है, भंग है, और दूसरा आपको क्या देखने मिलता है, यहाँ पे भी क्वासी कॉन्ट्रैक्ट आपको देखने मिलेगा। ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है, ये संविदा भंग मैंने बताया था अभी पीछे कि समय पर होगा। ये कैसे होगा, ये समय पर होगा, और इसका मापदंड कैसा होगा, प्रतिकर से होता। मापदंड कैसा होगा, प्रतिकर पे होगा। ठीक है, अब प्रतिकर पे मापदंड कैसा चलेगा, प्रतिकर पे मापदंड अगर दूर या परोक्ष रूप से है तो उस पर कोई हानि मान्य नहीं होगी। मतलब अगर दूर देखा जाए तो उस पर कोई हानि नहीं होगी, उस पर कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं अपन, क्षति को कम करने के लिए कंपनसेट कर सकते हैं, क्षति को कम करने के लिए उपचार है इस पे। ठीक है, आ जाइए 74, लास्ट है हमारा 74। 74 में कोई राशि नामित हो जाती है, और आपको 74 के साथ मैंने आपको पढ़ाया था भैया, 75 भी पढ़ाया था कि जो कि कंपनसेशन, जो एंटीसिपेटरी ब्रीच के साथ हमने क्या पढ़ा था, 70 पढ़ा था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में आपको क्या है, कंपनसेशन के बारे में आपका 75 बात करता है कि विखंडित होने पर प्रतिकर कहाँ मिलेगा। अगर कोई विखंडित हो गया है एंटीसिपेटरी ब्रीच, तो उसका कंपनसेशन कहाँ मिलेगा, आपको 75 में मिलेगा। तो वो तो आपको ध्यान होना ही चाहिए, है ना। अब इसमें राशि का संदाय, प्रतिकर या अपवाद, ऐसी नामित रकम या अनुवृत्त शास्त्री के अधियुक्त युक्तियुक्त प्रतिकर पाने का क्या होगा, व्यक्ति अधिकार होगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद हैं, एक्सेप्शन है। जैसे जमानत पे छोड़ा है किसी व्यक्ति को, उससे पैसे लिए हैं, मुचलके पे छोड़ा है, और विधिक बाध्यता है, तो संपूर्ण राशि देने के लिए वो व्यक्ति क्या है, बाध्य है। इसमें मतलब एक्सेप्शन के लिए याद रख लो कि भैया संपूर्ण राशि देने के लिए बाध्य कब करेंगे, एक तो आपका जमानत पे छोड़ा है, मुचलके पे छोड़ा है, और एक तो कोई विधि में आपसे पेमेंट का बोला गया है, तो उसमें क्या होगा, आपको पे करना ही पड़ेगा, आप बाध्य हो पे करने के लिए। ठीक है, राशि संदाय है आपको कंपनसेशन, और ये आपके क्या है, एक्सेप्शन है, मतलब संपूर्ण राशि देने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तय करते समय पक्षकार प्रतिकर राशि भी क्या कर ले, इसमें तय कर ले। जैसे कि उसने बोला कि भैया लिक्विडेट, मतलब इसमें क्या होता है, आपका प्रतिकर तय रहता है पहले से कि अगर हमने ब्रीच किया तो आप मुझे 10,000 रुपये दोगे पूरे काम के। लेकिन ये एक्सेप्शन है, इसमें पूरा ही देना पड़ेगा, भले कुछ भी हो जाए, जमानत में, मुचलके में, विधि पे। ये आपका पूरा हो गया कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट फर्स्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट सेकंड हम बहुत जल्द आपके साथ लाएंगे। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि रैपिड रिवीजन कौन से छत्तीसगढ़ का माइनर का मैं लेके आऊँ, जिससे आपका सॉलिड रिवीजन हो सके और सॉलिड क्वेश्चन उसमें से बन सके। इसी के साथ नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।